आज अपन बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। देखो डियर, एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे बनाते हैं? जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समान हो और एक दूसरे से के समांतर व एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो तो वो समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये, इसके अंदर एक द्विध्रुव है वो थीटा कोण पर रखा हुआ है, द्विध्रुव ए बी थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है इसका, यहाँ पे इसका माइनस क्यू चार्ज। ओके, इसकी लेंथ अपन मान लो 2a माने, तो आधी लेंथ इतनी इतनी, यानी ये O पॉइंट है तो आधी लेंथ तो A हो गई और बची हुई आधी A होगी, टोटल 2a हो जाएगी। ओके, अब देखो प्लस क्यू चार्ज पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश रखा होता है तो उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ई की दिशा में लगेगा। इसका मतलब इस पर जो बल लगेगा क्यू ई इधर। अच्छा, जो माइनस क्यू आवेश होता है उस पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, इस पर जो बल लगेगा वो हो गया माइनस का क्यू ई। इसकी डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव साइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एक बल इधर लग रहा है क्यू, उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? इस द्विध्रुव पर कुल बल कितना हो गया? एफ नेट इज इक्वल टू 0। याद रखना, क्योंकि ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, यानी इधर प्लस चार्ज पर इधर जितना बल लग रहा है उतने ही परिमाण का माइनस चार्ज पे इधर बल लग रहा है, दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स कितना होता है? 0 होता है। तो इसी कारण द्विध्रुव है, जब फोर्स 0 आ गया, कुल बल 0 है, तो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित गति नहीं करेगा। अतः विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित गति नहीं करेगा। लेकिन ये शर्त केवल समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। अगर विद्युत क्षेत्र असमान है तो ये अपन जरूरी नहीं है कि कुल बल 0 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, तो ये बल ज़्यादा हो जाएगा, यानी इधर E का मान ज़्यादा है, इधर E का मान कम है, तो ये बल ज़्यादा हो गया, ये बल कम हो गया। इसका मतलब द्विध्रुव पर परिणामी इधर बल लगेगा और ये इधर स्थानांतरित गति करेगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र है, तब इसका कुल बल कितना होता है? 0 रखना, हमेशा कुल बल 0 होगा। अब देखो बल आघूर्ण, अगर बल आघूर्ण की बात करें अपन, बल आघूर्ण टॉ से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो बेटा, यहाँ पे ये जो बल है इसकी क्रिया रेखा कहाँ हो गई? इसकी क्रिया रेखा ये है और ये जो बल है इसकी क्रिया रेखा ये है। अगर दोनों की क्रिया रेखाएं एक ही होती, मतलब एक की जो क्रिया रेखा इधर है, दूसरे की क्रिया रेखा इधर है, अगर एक ही लाइन पर होती ऐसे, तो ये आपस में कट जाते, ठीक है, कैंसिल हो जाते। लेकिन अब इसकी क्रिया रेखा यहाँ पे हो गई, इसकी क्रिया रेखा यहाँ पे है, तो इसकी जो क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये क्या उत्पन्न करते हैं? बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, अतः ये द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगाएंगे। अब कितना बल आघूर्ण होगा? देखो, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये क्या है? ये जो द्विध्रुव है ये इस विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाएगा, इस तरह से इसको ऐसे घुमाएगा। ये बल है, ये इसको इधर खींच रहा है और ये बल इसको इधर खींच रहा है, तो ये बल इसको
इधर और ये बल इसको इधर घुमाएगा। तो देखो बल आघूर्ण का सूत्र, बल आघूर्ण टो का सूत्र क्या होता है बताओ? टो इजिकल टू, मैंने आपको समझाया था, तो 11वीं क्लास में देखो आपने पढ़ा होगा, टो इजिकल टू यानी फोर्स इनटू इसकी जो घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष है ओ से लंबवत दूरी, तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी निकालने के लिए देखो ये आ जाएगा, यहाँ से लंब डाला तो ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी आ गई डियर, ये 90 डिग्री ये वाली है, ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, तो ये कितनी हो जाएगी? ध्यान देना, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब और कर्ण साइन थीटा, मतलब ए साइन थीटा आ गई। ठीक है, तो बल आघूर्ण प्लस आवेश भी उत्पन्न कर रहा है, इधर ये बल भी तो बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, तो इसके कारण देखो ये घूर्णन अक्ष है और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ये हो जाएगी, ये वाली, तो ये देखो थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये कर्ण। तो अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर अपने को इस लंब की वैल्यू निकालनी है, कर्ण की वैल्यू ए है, तो ये हो गया ए साइन थीटा। तो ध्यान देना, टो इजिकल टू, इसके कारण बल आघूर्ण में मान लेता हूँ टो 1 और इस माइनस के आवेश के कारण प्लस टो 2, तो इसका बल आघूर्ण कितना आया? इसका बल आघूर्ण आया एफ इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ए साइन थीटा, एफ की वैल्यू है क्यू ई इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी हो गई ए साइन थीटा, समझ गए? और ये किस डायरेक्शन में लगेगा? ये इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा इसकी देखो, ये इसको इधर लेके जाएगा, तो प्लस टो 2 की वैल्यू हो गई, यानी फोर्स तो क्यू ई है, और घूर्णन अक्ष से, यानी इसके जो घूर्णन अक्ष है ये ओ, इससे लंबवत दूरी हो गई ए साइन थीटा, तो ये ए साइन थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 कितना आ गया? 2 ए क्यू ई साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। अच्छा 2 ए क्यू क्या बन गया? पी का फॉर्मूला बन गया, तो टो इजिकल टू आ गया पी ई साइन थीटा, और जब थीटा हटाते हैं, थीटा हटाते हैं या साइन थीटा हटाओगे तो ये आ गया पी क्रॉस ई। अच्छा जी, यहाँ पे देखो पी क्रॉस, सर पी ई क्रॉस पी क्यों नहीं है? ये भी तो हो सकता है, तो अपने को देखना है पी क्रॉस ई सही है या ई क्रॉस पी आएगा। तो यहाँ पे आओ भाई, द्विध्रुव के अकॉर्डिंग, द्विध्रुव इसको कैसे घुमा रहे हैं, द्विध्रुव की डायरेक्शन किधर है? पहले तो ये बताओ पी की डायरेक्शन किधर है इसमें? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इधर, ये पी है, ठीक है, पी की डायरेक्शन इधर, ई की डायरेक्शन इधर। अच्छा ये द्विध्रुव है वो कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो इसका मतलब पी से ई की तरफ। तो अगर अपन पेज को ऐसे रख के इस तरह से घुमाएंगे, पेज को रख के ऐसे इस तरह से घुमाएंगे तो पेज अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब अपने को पी से, यानी आप क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, तो पी से ई क्रॉस, पी से ई की तरफ घुमाना पड़ेगा अपने को। अगर ई से पी की तरफ घुमाया, ई से पी की तरफ घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जो इसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, इसलिए ई क्रॉस पी नहीं हो सकता। और अगर इसको ऐसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो पी क्रॉस ई आ जाएगा, और इसके अंदर भी पता चल रहा है इसमें भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो ये बेटा पी क्रॉस ई आएगा। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, ये इसका परिमाप हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसकी देखो दो कंडीशन हो सकती है। मान लो आपको क्वेश्चन पूछ ले, द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा? या द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा, ऐसे पूछ ले तो इसका मतलब टो इजिकल टू पीई साइन थीटा है, और टो मैक्सिमम तभी आएगा, यानी पी कांस्टेंट है ई कांस्टेंट है, ये तो बदलते ही नहीं है ना, तो इसका मतलब
टो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पर। इसका मतलब साइन थीटा जब मैक्सिमम आएगा, साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, तो टो अधिकतम होगा। तो साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू कब आती है, जब साइन 90 डिग्री होता है, तब इसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे अगर अपन 90 डिग्री रखें तो टो इजिकल टू कितना आ जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री। तो टो इजिकल टू क्या आ गया, पी ई, और ये अधिकतम वैल्यू है। तो विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा या कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। जब थीटा 90 डिग्री हो, मतलब का डायग्राम से समझे, मान लो ऐसे है, ऐसे विद्युत क्षेत्र है और जो द्विध्रुव है वो ऐसे रखा हुआ, इधर इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इधर माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा, दूसरी भी तो हो सकती है, थीटा 90 डिग्री या 180 डिग्री भी हो सकती है। यानी इसके लिए क्या शर्त हो गई, थीटा या तो 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, सॉरी 270 डिग्री, 180 नहीं, थीटा या तो 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। तो दोनों कंडीशन के अंदर टो की वैल्यू पीई होगी। अब कहोगे सर ये तो देखो, ध्यान देना, ई की डायरेक्शन है इधर, पी की डायरेक्शन किधर है, देखो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर इधर। तो इसका मतलब बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब कहोगे सर ये 270 डिग्री कैसे, ध्यान देना, ये ई है और ये द्विध्रुव है, ये इसका मूल बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर मैं मान लो ये प्लस, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखूं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो ये तो ई की डायरेक्शन है, ध्यान देना, और पी की डायरेक्शन किधर है बताओ, पी की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इधर है। तो इसका मतलब इस द्विध्रुव को इससे ऐसे घुमाया और ऐसे घुमा के यहाँ पे आ गए ना, यहाँ तक, तो 180 डिग्री का एंगल बन गया। और फिर 90 का और जोड़ दो, यहाँ पहुंचे, ऐसे घुमा के, इस तरह से घुमा के इसको ऐसे लाए, तो यहाँ पे कितने एंगल बन गया, 270 डिग्री का। अब भी देखो साइन 270 डिग्री का मान वही एक, तो टो इजिकल टू पीई आएगा, समझ गए। अब दूसरी कंडीशन, ये तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, अब दूसरी कंडीशन न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए। देखो अगर ऐसे पूछ ले आपको, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, द्विध्रुव पर न्यूनतम बल आघूर्ण कब होगा, तो देखो टो इजिकल टू पीई साइन थीटा, और न्यूनतम तभी आएगा टो का मान जब साइन थीटा का मान मिनिमम हो, साइन थीटा का मान कितना हो, मिनिमम हो। और साइन थीटा का मान मिनिमम कब आएगा, यानी मिनिमम या साइन थीटा का मान 0 आ जाए। साइन 0 डिग्री होने के लिए थीटा का मान कितना होना पड़ेगा, 0 डिग्री या 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा या तो 0 डिग्री हो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, या साइन 180 डिग्री हो। तो इसके लिए टो इजिकल टू पीई साइन 0 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, तो टो इजिकल टू आ गया आपका 0। अब ध्यान देना, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, या तो थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो। डायग्राम से समझते हैं कैसे, देखिए भाई, ये आपकी ई की डायरेक्शन, ओके, साइन थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, कहने का मतलब पी और ई के बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। तो ई की डायरेक्शन ये है, ये अपना डाइपोल है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये मूल बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है। तो देखो ई की डायरेक्शन इधर है, पी की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, मतलब पी की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। पी और ई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री का।
ठीक है। इस F यानी प्लस Q चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है QE इधर लग रहा है, माइनस Q चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है माइनस QE इधर लग रहा है, मतलब ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, दोनों की लाइन ज्वाइनिंग एक ही है ना, इसको मिलाने वाली क्रिया रेखा एक ही है। इसलिए अगर मान लो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे विस्थापित करके भी छोड़ें तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति, मान लो इसको थोड़ा सा मैं हिला के यहाँ से ऐसे विस्थापित कर दूं तो ये पुनः ये बल इसको इधर खींचेगा, ये बल इसको इधर खींचेगा और पुनः ये अपनी प्रारंभिक कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए अपन इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन की अवस्था। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तब द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन 180 की ओर देखते हैं। 180 डिग्री की कैसे बनेगी, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र है E, अगर मैं यहाँ पे रखूँ माइनस Q चार्ज और यहाँ पे रखूँ प्लस Q चार्ज, ठीक है, और ये इसका मूल बिंदु, E की डायरेक्शन तो इधर है, E की डायरेक्शन किधर है, इधर, लेकिन P की डायरेक्शन किधर है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। देखो E इधर और P इधर, P की डायरेक्शन इधर और E की डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, अब देखो थीटा 180 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे टो इजिकल टू पी ई साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है तो टो 0 आ जाएगा। लेकिन ये अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है। आप कहोगे सर क्यों, ये भी तो टो की वैल्यू 0 ही तो आ रही है। देखो अस्थायी संतुलन की अवस्था कब क्यों होगी, ये जो प्लस आवेश है इस पर जो बल लगेगा वो QE लगेगा इधर, QE किधर लगेगा, इधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, और जो माइनस Q आवेश है इस पर बल लगेगा इधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में। अब देखो अभी तो इसकी क्रिया रेखाएं एक ही है, इस प्लस Q आवेश पर बल इधर लग रहा है, माइनस Q आवेश पर बल इधर लग रहा है, क्रिया रेखा एक ही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा विस्थापित कर दूं, थोड़ा सा विस्थापित कर दूं तो ये बल इसको इधर खींच के लाएगा, ये बल इसको इधर खींच के ले जाएगा और ये पुनः इधर आएंगे, मतलब द्विध्रुव पूरा घूम जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, अस्थायी संतुलन की अवस्था। अस्थायी संतुलन की अवस्था। आपको कोई पूछे कि द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की अवस्था में कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है। देखो एक जीमेंस का सवाल है कि एक द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र में, थीटा यानी 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। जब किसी क्षण द्विध्रुव को मुक्त होता है, जब कोई समय ये यहाँ पे है ना, तो इसको जब मुक्त कराएंगे तो आपको पता है कि इस पर इधर लगेगा QE बल और इस पर QE परिमाण का इधर बल लगेगा, परिमाण लिख रहा हूं, और ये इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में कोणीय त्वरण को क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा ज्ञात करना है, बताओ। तो आपको पता है टो इजिकल टू क्या होता है भाई, टो इजिकल टू PE साइन थीटा, है ना, 30 डिग्री रख देंगे। अच्छा P की वैल्यू, P बराबर 2A क्यों होता है, तो टो इजिकल टू P की वैल्यू यानी टोटल डिस्टेंस, ये L है ये L है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये L है ये L है, तो 2L हो गई, और चार्ज Q 2L इंटू Q E साइन 30 डिग्री। ओके, अब आप जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि टो इजिकल टू आई अल्फा, बल आघूर्ण। ये क्या होता है, ये होता है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। और अल्फा कोणीय त्वरण, अल्फा क्या होता है, कोणीय त्वरण, और ये अपने को ज्ञात करना है कोणीय त्वरण। जड़त्व आघूर्ण के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था,
कि जो कण का द्रव्यमान, अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये यहाँ पे कोई मास तो है ही, ऐसे आवेश रह ही नहीं सकता। मैंने आवेश के गुण धर्म में बताया कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब इसका मान लो मास m है, इसका मास m है। तो जड़त्व आघूर्ण I का फॉर्मूला होता है I बराबर m1 और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी जिसको r1 मानते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका मास तो m है, दूरी l है, तो इसका हो गया ml स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ml स्क्वायर। ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2ml स्क्वायर। तो टो इजिकल टू, टो की जगह क्या लिखा मैंने I अल्फा और ये आया आपका 2l क्यों E साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, समझ गए। अब देखो I की जगह मैं इसके लिए देखो इसका जड़त्व आघूर्ण हो गया m इंटू एल, तो ml स्क्वायर प्लस m इंटू एल स्क्वायर, तो ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 2ml स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू अल्फा इजिकल टू 2l क्यू ई इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, l स्क्वायर से 1 l कैंसिल, ठीक है। और ये तो अल्फा इजिकल टू क्या आया क्यू, देखो 1/2 तो बचा हुआ है ही है, और क्यू ई डिवाइडेड बाई एम एल 1/2 क्यू ई बटा एम एल, समझ में आई बात। तो इससे अपन यानी आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई, ई की वैल्यू, इसका मास जिस पर ये चार्ज रखा हुआ है और ये डिस्टेंस, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इस द्विध्रुव का कोणीय त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जी मेंस का है। इसके अंदर है, इस सवाल को करने के लिए अपने को 11th क्लास के जो SHM था उसमें थोड़ा जाना पड़ेगा। देखो सवाल में क्या कहा गया, यदि द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें, मतलब द्विध्रुव स्थायी संतुलन में यहाँ पर है, ठीक है। इसका P की डायरेक्शन इधर है, E की डायरेक्शन भी इधर है, दोनों के बीच में थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था होती है। अब थोड़ा विस्थापित मतलब इस द्विध्रुव को ऐसे है, इसको ऐसे विस्थापित करके थीटा एंगल तक विस्थापित करके छोड़ें तो ये वापस ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे SHM करेगा। तो जो SHM करेगा तो उसका आवर्तकाल अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो टो इजिकल टू क्या पढ़ा आपने, PE साइन थीटा, ओके। छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए साइन थीटा सिमिलर थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब टो इजिकल टू क्या आ गया, PE थीटा। देखो भाई आपने पढ़ा था F समानुपाती माइनस x, F है प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। अगर अपन किसी स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो स्प्रिंग वापस बल लगाती है, तो बल की डायरेक्शन स्प्रिंग की तरफ हो गई और जो विस्थापन है दूसरी तरफ। तो F और x दोनों एक दूसरे विपरीत है, इसलिए माइनस आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, घूर्णन गति, तो घूर्णन गति में बल आघूर्ण लगता है, ये समानुपाती हो जाएगा कोणीय विस्थापन। तो टो इजिकल टू PE, थीटा की जगह अपन माइनस थीटा रख सकते हैं, ओके। अब देखो टो इजिकल टू I अल्फा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं I अल्फा इजिकल टू PE माइनस का थीटा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, देखो I का मतलब जड़त्व आघूर्ण, अल्फा मतलब कोणीय त्वरण। अब अल्फा इजिकल टू SHM में आया था अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स ए की, तो अल्फा की क्या हो जाएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, कोणीय विस्थापन हो जाएगा। तो I अल्फा की जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इजिकल टू PE माइनस का थीटा, माइनस से माइनस गया, थीटा से थीटा गया, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू आया PE डिवाइड बाई I, और ओमेगा इजिकल टू अंडर रूट PE बाई I। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अपने को आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो आवर्तकाल का सूत्र याद है, आवर्तकाल 11th क्लास में SHM में T इजिकल टू आया था 2 पाई अपॉन ओमेगा, आपने ओमेगा की वैल्यू ज्ञात कर ली है, तो T इजिकल टू आ गया 2 पाई
ओमेगा को ये वैल्यू इसके डिवाइड में लिखोगे, मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो आई तो ऊपर चला जाएगा और पीई नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आवर्तकाल, जहां पे आई जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण अपन निकाल लेंगे। ये एम, यहाँ पे एम क्योंकि कोई द्रव्यमान है उस पर ही तो आवेश है, और ये इसकी घूर्णन मान लो बीच का मध्य बिंदु हो जाएगा ये यहाँ पर ओ। तो ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, अपन आराम से एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे। पी की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी है तो 2a/q या 2l/q। ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया होगा, अपन आवर्तकाल निकाल सकते हैं। समझ गए?